पर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज होने वाला है और इसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के दौरे से पहले ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरे से पहले जौनपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार को नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और इसी को लेकर के जिला अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यह कार्रवाई की है ताकि पीएम के कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नजरबंद की कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज होने वाला है और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि प्रमोद कुमार प्रदर्शन कर सकते हैं, काफी बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे पहले ये नजरबंद किया गया है। तहलका योद्धा में आज हम बात करेंगे देश के दो अलग अलग राज्यों की। एक तरफ छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में फ्लाई ऐश का जहरीला कहर जारी है, जहां एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर जहरीली राख को खुले में डंप किया जा रहा है, जिससे इंसान और बेजुबान जानवर दोनों ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे आगरा में यमुना नदी के रौद्र रूप की, जिसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दशकों बाद आए इस उफान ने बटेश्वर धाम के मंदिरों और गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और किसानों की फसलें तबाह हो गई है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में फ्लाई ऐश का अवैध डंपिंग एक गंभीर समस्या बना हुआ है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखते हुए ये जहरीला कचरा खुले में, खेतों में और यहां तक कि गुरमाडा अभयारण्य में भी डंप किया जा रहा है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। गुरमाडा अभयारण्य से सटे होने के कारण मलदा बीच क्षेत्र में हो रही डंपिंग से जंगली जानवर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। फ्लाई ऐश से दूषित पानी पीने से उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार पर्यावरण विभाग इस अवैध डंपिंग पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है और कहीं ना कहीं असफल भी नजर आ रही है, जबकि शिकायतें ये भी आती हैं कि विभाग केवल नोटिस जारी कर खाना पूर्ति करता है। यही कारण है कि फ्लाई ऐश माफिया बेखौफ होकर ये काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मलदा बी में भी सरपंच के पैसों का लालच देकर एक खाली जगह को फ्लाई ऐश से भर दिया गया है, जिससे गहराई मात्र 4 हो चुकी है और कहीं ना कहीं डंपिंग में सड़क पर आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। हवा में उड़ने वाली राख धूल और प्रदूषण का कारण बन चुकी है, जिससे सांस संबंधित बीमारियां भी साफ तौर पर बढ़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नियमों को ताक पर रख के ये अवैध डंपिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं चाहे वो बेजुबान जानवर हो, इंसान हो, उनके लिए खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको सारंगढ़ बिलाईगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर नियमों को ताक पर रख ये काम किया जा रहा है, अवैध डंपिंग की जा रही है और ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रिका भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, ये जो चंद्रिका, आखिर क्यों ये पर्यावरण विभाग इस अवैध डंपिंग को रोकने में नाकाम रही है और क्या ये विभाग इसके लिए नोटिस जारी करता है, लेकिन नोटिस जारी करने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों ये अवैध डंपिंग की जा रही है, वो भी ऐसे इलाके में जो कि संवेदनशील है? जी हाँ, इस मामले में मैं बता दूं कि प्रशासन जो है अवैध डंपिंग फ्लाई ऐश को लेकर जो है पूरी जो है नाकाम दिखाई दे रही है। लगातार ग्रामीणों की शिकायत सामने आ रही थी कि अवैध रूप से फ्लाई ऐश को जो है मलदाबा में डंपिंग किया जा रहा है करके, परंतु इस पे लगातार समाचार भी प्रकाशित हो रही है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस ओर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी देखिए, नोटिस भी जारी किया गया था और ऐसे में नोटिस को भी बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है और खुले में ये अवैध डंपिंग की जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
हाँ, विभाग का कहना है इसमें मौके स्थल का निरीक्षण का के उपरांत में जो भी कार्यवाही है वो आगे करेंगे करके बताया जा रहा है, परंतु अभी तक जो है संबंधित विभाग जो है वहां पे किसी प्रकार से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। जी, देखिए जब एनजीटी के सख्त नियम मौजूद हैं और उसके बावजूद भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, क्या कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर उन्हें कोई परवाही नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से काम चलाया जा रहा है? जी हाँ, अब जिस तरह से धड़ल्ले से जो है एनजीटी के नियमों को ताक पे रख के जिस हिसाब से वहां पे फ्लाई एश डंपिंग किया जा रहा है, इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि शासन प्रशासन का जो फ्लाई एश डंपिंग के ठेकेदार हैं उनको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी और इसमें आगे भी इस तरह से फ्लाई एश की डंपिंग जो है और सारंगगढ़ क्षेत्रों में अन्य जगहों पे काफी मात्रा में खपाया जा चुका है। जी चंद्रिका, देखिए जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि माफिया भी इसमें शामिल है, उद्योगपति जो है वो भी इसमें शामिल है, तो क्या इनकी मिलीभगत हो सकती है और इस तरीके से जो अवैध डंपिंग की जा रही है उसको अंजाम दिया जा रहा हो? जी हाँ, शासन प्रशासन के साथ मिलकर ही इस तरह के जो अवैध फ्लाई एश डंपिंग को जो है ये लोग खपाने में सफलता हासिल कर पा रहे हैं। शासन प्रशासन की जो है संलिप्तता से ही यह कार्य सारंगगढ़ क्षेत्र में पूरी तरीके से फल फूल रहा है। जी, देखिए जब शिकायत होती है तो सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, असली कार्रवाई होती नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या? तो ऐसे में तो जो माफिया है उनके हौसले बुलंद होते रहेंगे क्योंकि कार्रवाई तो उन पे होती नहीं है, केवल नोटिस थमा दिया जाता है उनको। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो क्यों सामने आ रही है? जी हाँ, मौके पर किसी प्रकार से कोई भी चस्पा नहीं किया गया है कि कितने रकबा खसरा में फ्लाई एश का डंपिंग किया जाना है। और गोमड्डा अभ्यारण्य मलदाबा से सटे होने से जीव जंतु भी वहाँ दूषित पानी पीने से गंभीर समस्या में आ सकते हैं और उनके जान जाने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस ओर प्रमुखता से ध्यान देकर उस न्यायोचित कार्यवाही के लिए जांच करना चाहिए, परंतु इस तरह से किसी भी प्रकार से अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है, ना जी, ही इस ओर प्रशासन जो है ध्यान दे रहा है। तो क्या ये कहें कि जिस तरीके से खुलेआम ये अवैध काम किया जा रहा है, खुले में डंपिंग की जा रही है, तो ये खुलेआम चलता ही रहेगा, इस पे ना नजर जाएगी, ना इस पे कार्रवाई होगी, ना इसको लेकर सवाल उठेगा? खुलेआम तो ये काम चल रहा है, क्या कभी कार्रवाई इस पे होगी नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा? जी हाँ, अब इसमें तो अब आगे अब शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें आगे क्या कुछ कार्यवाही करते हैं, इस यह तो देखने वाली बात होगी। और देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ शासन प्रशासन इसमें कार्यवाही करती है, परंतु अभी तक तो किसी प्रकार से कोई कार्यवाही की नहीं गई है अभी तक। जी, देखिए जानवरों को भी परेशानी हो रही है, लोगों को भी परेशानी हो रही है, सांस से संबंधित उनको बीमारियां बढ़ती जा रही है। फिर ऐसे में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? जी हाँ, अब इस तरह से खुले में जो डंप किया जा रहा है फ्लाई एश को, तो इसका आ, किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जी शासन प्रशासन को ही इसका जो भी है वो जाता है, श्रेय जाता है कि इस पे लगाम लगाए। परंतु अगर इस तरह से रोकथाम नहीं की जाएगी तो इसका पूरे जिम्मेदारी शासन प्रशासन को ही जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आगरा से है, जहां पर यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर बटेश्वर धाम के लिए कहर बनकर सामने आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई दशकों बाद यमुना का ऐसा विकराल रूप देखा जा रहा है जिसने न सिर्फ मंदिर बल्कि लोगों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यमुना के उफान से बटेश्वर धाम के प्रसिद्ध मंदिरों की सीढ़ियां पानी से पूरी तरीके से डूब चुकी है और पवित्र गर्भगृह तक पानी भी पहुंच चुका है, जिससे ऐतिहासिक
और धार्मिक धरोहर को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का ये कहर बटेश्वर तक ही सीमित नहीं है। यमुना का पानी आसपास के कई गांव जैसे कल्याणपुर, भरतार, सुनसार और गुडियाना में भी घुस गया है, जिससे इन लोगों का जो गांव के लोग हैं उनका संपर्क भी मुख्यालय से, तहसील मुख्यालय से पूरी तरीके से टूट चुका है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उनके खाने पीने का सामान और अन्य जरूरी सामग्री पानी में बह चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 47 सालों में यमुना का ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा। खेतों में खड़ी बजरा और हरी सब्जी जैसे फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे इस अचानक आई आपदा के लिए तैयार ही नहीं थे। हर तरफ जल भराव है और वो बेहाल हो चुके हैं। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी है। ये टीमें प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि यमुना का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे आगरा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी में क्या करें, इतना पानी ना तो जा वो पानी में तो बाको नल को बहु पानी खराब है। वो कहने जमुना को पानी आ रहा में आई में तो जहाँ ले जाते तो मैंने की चला मत यही पी लो। क्या करें भाई। क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला ही लेके देवी मत करो। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको प्रशासन द्वारा कोई सामग्री दी गई? नहीं, कोई सामग्री नहीं दी गई। अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं यमुना का स्तर लगातार बढ़ रहा है, यहाँ कोई मदद नहीं है, ना कोई टीम आई है यहाँ तक अभी तक। अच्छा, आपको प्रशासन द्वारा पहले से अलर्ट नहीं किया गया कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग घर को, मकान को खाली कर दो या नहीं? यहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया, ना बताने आया है, ना कोई यहाँ तक मदद आई है। क्या समस्या है बाबा जी? बहुत खराब समस्या है, सामान बूढ़ेगा पानी में। अच्छा, मकान में आते प्रशासन ने आपको कोई सहायता नहीं दी? कोई सहायता न मिली, हमें कोई सूचना नहीं मिली। आप कहाँ के रहने वाले? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, तस्वीरें भी हमने देखी, लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी हमने देखा, लेकिन सवाल ये है कि यमुना के बढ़ते जलस्तर के बारे में क्या पहले से कोई जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की गई? राशिद, देखिए, शहरी इलाकों में लगातार प्रशासन अलर्ट था और यहाँ राहत कैंप भी बनाए गए थे, लेकिन जो गांव और देहात के क्षेत्र हैं वहाँ कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग पिनाहट की बात कर रहे हैं, तो आगरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तक कनेक्टिविटी पहुंचने में समय लग जाता है। आगरा में यमुना का रौद्र रूप जब से देखा गया है, तब से लोग 1978 में जो बाढ़ आई थी उसको याद करने लगे थे। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल बीती रात से यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। अभी हम यमुना के तटीय इलाके में मौजूद हैं। ऊपर मेरे ब्रिज है, यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग भी होती है और आम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से यमुना ने इस बार अपना रौद्र रूप दिखाया है, उसको देखते हुए खास तौर पर जब हमने यहाँ के बुजुर्गों से बात की तो उनके माथे पर लकीरें थी और कहीं ना कहीं चेहरे पर शिकस्त नजर आ रही थी कि कहीं आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा, मथुरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जाता रहा, तो कहीं हालात 1978 जैसे ना हो जाए। लेकिन आगरा वासियों के लिए राहत की बात यह है कि बीती रात से यमुना का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जिम्मेदारियां और जिला प्रशासन की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। यमुना के तटीय इलाकों में जिस तरीके से पानी ने घुसपैठ की थी, उसके बाद जो पानी यहाँ उतरेगा, वहां साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ लोग जो महामारी फैलने के, बीमारियां फैलने के जो स्थितियां बनती हैं, उसके लिए सीएमओ से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि यहाँ
जो कैंप वगैरह हैं वो बना दिए गए हैं और लोगों से पानी में न उतरने की अपील की गई है। और जिलाधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा था कि तटीय इलाके हैं, जो यमुना के नजदीकी इलाके हैं, वहां लोग पानी में ना उतरें और जब भी पानी धीरे धीरे उतरेगा तो यहाँ राहत कैंप जो बनाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनके कांटेक्ट में रहें, उनके संपर्क में रहें, क्योंकि कई तरीके की बीमारियां, पानी चढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जब पानी धीरे धीरे उतरने लगता है तो कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अब भी आगरा वासियों के मन में भय है, क्योंकि 2 दिन से वर्षा नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि यमुना में जो मथुरा से जो बांध खोलकर पानी यहाँ छोड़ा जाता है वो पानी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अब इस परिस्थिति के अंदर अगर भारी बारिश हो जाती है तो स्थितियां और गड़बड़ा जाएंगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए कितने लोग अभी तक बेघर हो चुके हैं, क्योंकि यमुना का जिस तरीके से विकराल रूप था, रौद्र रूप था, वो हमने साफ तौर पे देखा था किस तरीके से जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ऐसे में कितने राहत शिविर लगाए गए हैं और जो राहत शिविर लगाए गए हैं उनमें जो जरूरी सामान है वो उपलब्ध किया गया है या नहीं किया गया है? देखिए यहाँ 2 तरीके की बातें निकल कर आती है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से कह रहा है कि हमने माकूल इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले बीते दिनों जब हमने यमुना किनारे रह रहे, यमुना ब्रिज के नीचे रहे लोग, जो यमुना से बिल्कुल सटे हुए जिनके मकानात बने हुए हैं, उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ शौचालयों की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि यहाँ जितना भी जो नाले हैं वो यमुना के अंदर उतरते हैं और यमुना फुल है और वो नाले फ्लो मार रहे हैं, बैक मार रहे हैं। तो यमुना के जो नजदीकी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां नाले फ्लो मार रहे थे और गंदा पानी लोगों के घरों तक यानी सड़कों तक पहुंच रहा था। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि उनको सुविधाएं अब तक नहीं पहुंचाई गई हैं, लेकिन जिला प्रशासन का ये कहना था कि मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम कर लिए गए हैं, राहत कैंप भी बना दिए गए हैं। राशिद, देखिए लोगों से जब बातचीत की थी, जब आपने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरीके से जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ा है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। उन घटनाओं को देखते हुए, जबकि पता है कि इस तरीके से जैसे ही मानसून का सीजन आता है जो पानी है वो काफी बढ़ जाता है, तो ऐसे में इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम सही से क्यों नहीं किया जाता है, लोगों को पहले ही शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता है? राशिद, देखिए मैं बता दूं आपको कि इस बार लगभग 1.5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है। 15 साल पहले परिस्थितियां कुछ इस जैसी ही नजर आने लगी थी, लेकिन ऐसी नहीं थी। 1978 के बाद यमुना का जो रौद्र रूप फिलहाल देखा जा रहा है, ऐसा रौद्र रूप कभी नहीं देखा गया। हमने यहाँ के बुजुर्गों से बात की थी तो उनका कहना था कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई और पानी मथुरा से छोड़ा जाता रहा तो 1978 जैसे हालात कहीं ना बन जाए, इसकी समस्या, इसकी चिंता जो है वो लोगों को सता रही थी। जिला प्रशासन लगातार ताल ठोक रहा है कि हमारे द्वारा सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन कुछ तटीय इलाकों में रहने वाले तटवर्ती इलाके जो हैं, उनका साफ तौर पर जब बात की गई थी तो कहना था कि उनके पास मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो 2 बातें निकल कर आती हैं, आम जनमानस का कहना कुछ और है और जिला प्रशासन का कहना कुछ और है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के अंदर व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, लेकिन जो गांव और देहात क्षेत्र के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। और आपको मैं साफ तौर पर कह दूं कि पूरी तरीके से खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मथुरा से अगर जो गोकुल बैराज है, हथनीकुंड बैराज है, यहाँ से अगर पानी छोड़ दिया जाता है तो स्थिति फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी। तो क्या आगरा का जो जिला प्रशासन है वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? शहरी क्षेत्र में तैयार लगता है, लेकिन देहात और गांव क्षेत्र जो है वहां कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जी देखिए राशिद, जैसा आपने जिक्र किया था, अभी जो जल स्तर है वो कम तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खतरा है वो टला नहीं है। ऐसे में राहत बचाव कार्य की स्थिति अभी कैसी है राशिद? देखिए स्थिति थोड़ा बदलाव आया है। जहां हम खड़े हुए हैं अभी फिलहाल, यहाँ भी पूरी तरीके से ये सड़क भी जलमग्न थी और इसके बाहर जो मेन रोड है वो भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लेकिन अभी स्थिति ये है
कि यहाँ बीती रात से धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हुआ है और यमुना थोड़ी सी आगे की तरफ खिसक गई है। पानी अब भी काफी है, लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था उसमें कुछ ही पानी अभी कम हुआ है। तो अभी भी जिला प्रशासन के द्वारा लगातार गाइडलाइन दी जा रही है कि लोग यमुना तटवर्तीय इलाकों में ना जाएं और जो गोताखोर वगैरह जो होते हैं उनको साफ तौर से यहाँ से हटा दिया गया है। तो स्थितियां फिर मैं वही दोहराऊंगा बात को कि ये निर्भर करता है जो मथुरा प्रशासन है उस पर। मथुरा से अगर पानी दोबारा छोड़ दिया जाएगा तो स्थितियां फिर वैसी ही हो जाएगी। यहाँ बड़ी समस्या ये है, मैं आपको बता दूं कि जब यमुना के अंदर हालांकि एनजीटी की तरफ से लगातार सख्ती बरती गई थी, तो यहाँ जो यमुना में नाले उतरते हैं, जब यमुना का जलस्तर भर जाता है, यमुना लबालब हो जाती है, तो नाले उतरने वाले थे वो ओवरफ्लो करते हैं और वो ओवरफ्लो करने के बाद जब बस्तियों के अंदर गंदा पानी पहुंचता है, ये बड़ी समस्या बन जाती है और इस समस्या से लोग परेशान हैं और मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान अभी प्रशासन के पास है भी नहीं। हालांकि ये नाले जो यमुना के अंदर उतरते हैं, आम दिनों के अंदर यमुना सूखी पड़ी रहती है और गंदगी लबालब रहती है, लेकिन पानी लगातार बढ़ता गया और आज जो मार रहा है इससे भी समस्या बन रही है। राशिद, क्या सरकार के पास पुनर्वास की योजना है या उन्हें जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें केवल राहत शिविरों तक ही रखा जाएगा? क्या ऐसी कोई योजना बनाई हुई है राहत शिविरों की ताकि जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके और जिस तरीके से यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है ऐसे में लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका जो निस्तारण है वो किया जा सके? देखिए, हम साफ तौर पर कह दें कि जिला प्रशासन को अब समय काफी मिल चुका है। बीती रात से पानी घट रहा है और अगर अब आगे पानी बढ़ता है तो जिला प्रशासन अगर इसमें भी नाकाम साबित होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्नचिन्ह होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने शहरी इलाकों में देखा है, माकूल व्यवस्थाएं की गई थी, मैं फिर वही कहूंगा देहात क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं नहीं है। आप अगर इजाजत दें तो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूं। लोगों से भी बातचीत कीजिए, जरा लोगों से पूछे कि कैसे हाल बने हुए हैं, क्या कुछ उनका इसको लेकर कहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी तो आम लोगों को ही हो रही है। जो यमुना के आसपास के जो लोग हैं वो जो वहां पर रहते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हें हो रही है। उनको इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, पूछिए जरा उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं वो। ठीक। तो कुछ लोग यहाँ यमुना किनारे यमुना का जो रौद्र रूप है उसको देखने के लिए आए। क्या नाम है आपका? बबलू जी, किस तरीके से देखते हैं? पानी लगातार बढ़ रहा था और जो प्रशासन की तरफ से सुविधाएं हैं उनको लेकर क्या कहना है? इधर बताइए। मैं तो बाबू जी हलवाई का कार्य करने वाला हूँ, माता के दर्शन करने आया जी, इधर देख के फोन करके आया था मैं। यमुना जो समस्या आ गई है तो पुल के नीचे पानी आ गया है, ये भी देखा था मशीन निकाल रही है पानी, कुछ पानी निकल जाए कल रात से तो कवर हो गया। नहीं, रहने वाले तो आप आगरा ही के हैं, तो यहाँ जो ये आसपास के क्षेत्र हैं नाले भी फ्लो कर रहे थे, गंदा पानी, क्योंकि नाले यहाँ उतरते हैं, गंदा पानी फ्लो करके कॉलोनियों में घाटक में ऐसा हुआ है। हाँ, तो आप वही काम करता हूँ। अच्छा, वही काम करते हैं, तो कैसा था, थोड़ा नजारा बताइए उसके बाद। मुझे नालों की जो गंदगी वापस लौट गई थी वो बस्ती के अंदर घाटक में धुआ रहा है और पब्लिक में तो कहना सुनना करा तो जो भी हुआ पानी कम होने से तो देखिए पानी स्थिति वही है, पानी कम हो रहा है तो इसके कारण अब यहाँ लोगों का जो माथे पर शिकस्त थी लोगों के, कहीं ना कहीं डर था वो कम हुआ है, भय जो था वो कम। कुछ लोग और हैं, उनसे बात। क्या नाम है जी? जानवी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं लगातार अब अगर पानी बढ़ता है स्थिति वैसी ही होती है तो सुविधाएं किस तरीके की? बहुत खराब समस्या हो जाएगी जी। पानी बढ़ता जा रहा है, थोड़ा उतर गया है तो पता भी नहीं है, पानी पड़ जाए तो बारिश हो जाए तो और भी बढ़ सकता है पानी, इसलिए तक बाहर आ सकता है पानी। तो ये जो नालों के ओवरफ्लो होकर बैक मारने की हो रहा है और पानी जी, इसलिए तक पानी समस्या खराब है, पानी आएगा, पानी पड़ गया तो किस तरीके से देखते हैं इसको लेकर? कोई तैयारी नहीं थी? क्या करें। क्या नाम है आपका? बाबा अजीम भाई, कैसे देखते हैं इसको? ये अगर पानी दोबारा बढ़ता है तो स्थितियां किस तरीके से भाप रहे हैं? सर देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे कैमरा आप लगाएंगे अपने नालों के ऊपर, भैरव नाला है, महावी नाला है, ये सारे नाले लबालब भरे हुए हैं गंदगी से। जबकि प्रशासन को करना ये चाहिए था कि यमुना का जलस्तर जैसे था
उसके बाद में जो शहर की गंदगी जो आके नदी के तट पर आके रुक गई, तो उनको अपनी जेसीबी से, जैसे भी उनका प्रशासन जो होता है, उस कूड़े को पहले जमुना में ना गिरते देने का, उसको निकालने का काम था, जिससे कि ऊपर से जो पानी आ रहा है उसको भी थोड़ा रास्ता क्लियर हो जाता और ये गंदगी जो जमुना में लगातार जा रही है, इससे समस्या का समाधान। तो अब क्या लगता है, मौसम भी बारिश का है, मथुरा से दोबारा पानी छोड़ दिया जाता है, फिर पानी बढ़ने लगता है, स्थितियां क्या लगता है आपको? सामान्य देखिए स्थिति सर वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि जब गंदगी नाले के अंदर ओवरफ्लो भरी हुई है तो नाले बैक मारेंगे और नाले की सफाई है नहीं है। आप अपना कैमरा अगर उस जगह पर अगर थोड़ा दिखाएंगे आप, यहाँ तुम्हारा घाट के ऊपर या भैरू नाले के पास में पूरे सर जितने की 6 नाले हैं जिस तट के ऊपर, सब ओवरफ्लो गंदगी से लबालब भरे पड़ेंगे सर। कहीं भी गंदगी को मतलब ऐसा नहीं है कोई सुविधा की इन गंदगी को बाहर निकाल लिया जाए, जिससे कि नाले के जो बैग मार रहे हैं वो बैग मारने। देखिए, आगरा वासी हैं, बेहद जागरूक हैं, बहुत जरूरी जो बात है वो इन भाई ने बताई है। इनका साफ तौर पर कहना है जो नाले लबालब भरे हुए हैं उनमें गंदगी का अंबार है। जब पानी खिसकता है यमुना की तरफ आता है तो यमुना तटवर्तीय जो किनारे हैं वहां गंदगी का अंबार लग जाएगा। इस गंदगी को यमुना में न जाने दिया जाए, ये बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई समाधान अब तक नहीं हो पाया है। इस गंदगी को उठाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि बीमारियों से भी बचा जाए और यमुना भी साफ रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में जहरीला जहर और आगरा में यमुना का कहर, ये दोनों ही घटनाएं आम लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन चुका है। तहलका योद्धा के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि इन खबरों का असर होगा और आम जनता को उनके समाधान का हल मिलेगा। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।